Hello my dear students, how are you? I hope all are you fine and enjoying your online classes. Today we are going to discuss about the valuation of goodwill, and it is an important topic of partnership. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल। देखिए, गुडविल सिंपल मीनिंग में अगर आप देखोगे तो गुडविल क्या है, तो गुडविल एक नेम, एक फेम, एक रेपुटेशन है आपके फर्म की, आपके बिजनेस की, आपकी, जो आप अर्न करते हो बाय डूइंग हार्ड वर्क फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। You earn the faith, the trust of your customers, and that will be goodwill for you. So, goodwill means the good name or the reputation earned by the firm through the hard work and honesty of the owners. डेफिनेशन देखिए, दो डेफिनेशन है, इनको अच्छे से देखिएगा, समझने का कोशिश करिए। द टर्म गुडविल जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन। लॉर्ड लिंडले ने दिया हुआ है कि आपका जो गुडविल है वो क्या है, इट डिनोट्स द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस। जो आपके कनेक्शंस और रेपुटेशन, मतलब आपके कस्टमर्स से जिस तरह के रिलेशंस हैं, कनेक्शंस हैं, और जो आपकी रेपुटेशन है, उसकी वजह से जो आप प्रॉफिट अर्न करते हो, दैट इज योर गुडविल। और लॉर्ड एल्डन ने दिया हुआ है दैट गुडविल इज नथिंग मोर देन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। इसका मतलब हुआ कि आपके जो ओल्ड कस्टमर्स हैं, आपके कस्टमर्स आपके ही प्लेस पर बार बार विजिट करेंगे। दे विल कम अगेन एंड अगेन एट योर बिजनेस फॉर मेकिंग सम ट्रांजेक्शन्स। वो खरीदने के लिए आपके पास ही बार बार आएंगे। क्यों आएंगे बार बार जी? क्योंकि बिकॉज दे आर सेटिस्फाई विद द सर्विस, विद द वे यू आर डूइंग, विद द डीलिंग विद you are dealing with them, they are very much satisfied. So they will come again and again at your place, so it will be a goodwill for you. नेक्स्ट देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ गुडविल। देखिए क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला है दैट इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ये इंटेंजिबल एसेट है, मतलब ये इट डजेंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। you can feel it but you cannot see it, you cannot touch it. It is an intangible. Its value is liable to constant fluctuations. हमेशा चेंज होती रहेगी, कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। अब हमेशा क्यों चेंज होगी? क्या उसके रीजंस हैं? उसके रीजंस हैं क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, अर्न करेंगे, व्हेन यू विल डीलिंग विद द फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो आपकी गुडविल बढ़ जाएगी। जब आप प्रॉफिट अच्छा नहीं कमाएंगे तो आपकी गुडविल कम हो जाएगी। इट इज़ वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जब आप अपना सारा बिजनेस को सेल कर देते हैं, बिकॉज योर द गुडविल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बिजनेस। और अगर आपने बिजनेस को सेल कर दिया है तो उसके साथ में गुडविल भी सेल हो जाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। हमेशा बहुत मुश्किल होता है कि एक एग्जैक्ट वैल्यू को प्लेस करना, कि एग्जैक्ट वैल्यू कितना है गुडविल का। ओके, सो नेक्स्ट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक बिजनेस की वैल्यू ज़्यादा होती है या कम होती है। सो फर्स्ट इज द फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस बहुत अच्छे लोकेशन पर है, मेन मार्केट में है या फिर हाईवे पर है, एंड इट इज़ ईजी टू एक्सेस दैट, देन द गुडविल विल बी हाई। बट इफ इट इज़ located at the remote areas, at the interior places where it is very difficult to reach, then the goodwill will be low. The efficiency of the management. If the management is efficient, means to say they are earning a good profit, then the गुडविल विल बी हाई। द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कितने लंबे समय से आप कर रहे हो, जितने लंबे समय से बिजनेस चलता रहेगा, ग्रेजुअली द गुडविल विल बी इंक्रीजिंग बाय द टाइम। नेचर ऑफ गुड्स।
किस तरह के गुड्स में आप डील करते हो। सपोज करिए आप गुड क्वालिटी के स्टैंडर्ड गुड्स में डील करते हो या फिर सब स्टैंडर्ड गुड्स में डील करते हो। सो व्हाट टाइप ऑफ गुड्स यू आर डीलिंग इन, सो दैट डिपेंड्स ऑन इट। Okay, accordingly your goodwill will be increase and decrease. For example, if you are dealing in branded goods, then the goodwill will be high. मोनोपोलिस्टिक और अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक राइट्स बोलते हैं कि कुछ ऐसे राइट्स जो कि केवल आप ही के पास में, मतलब आप ही उस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ को कर सकते हो, किसी और के पास में नहीं है। तो ऐसे में आपकी गुडविल इंक्रीज हो जाएगी, योर गुडविल विल बी हाई, क्योंकि आप ही बिजनेस ज़्यादा करोगे, आप ही के पास में बिजनेस राइट्स हैं, तो सीधे सी बात है आप ही प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न करोगे। और बिकॉज योर गुडविल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रॉफिट, तो आपकी गुडविल भी बढ़ जाएगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपने थर्ड पार्टी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, आपके लिए फेवरेबल है। मीन टू से दे दैट कॉन्ट्रैक्ट्स विल अर्न मोर प्रॉफिट फॉर यू। फॉर करिए, सपोज करिए आपने रिलायंस से कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टाटा से हैं, मीन टू से बड़ी कंपनी से, तो उसी की वजह से क्या होगा, आपकी गुडविल भी बढ़ जाएगी। Classification of goodwill. Goodwill can be classified into two categories. First is purchased and second is self-generated. हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी आगे चल करके इसके बारे में। तो फर्स्ट इज purchased goodwill. So purchased goodwill is the goodwill which is acquired by making some payment. आपने कुछ पेमेंट दे करके उसको एक्वायर किया है। तो ये किस कंडीशन में होता है, नॉर्मली ये कंडीशन में होता है जब आप किसी रनिंग बिजनेस को, व्हेन यू आर परचेजिंग सम रनिंग बिजनेस, आप चलते हुए बिजनेस को जब खरीद लेंगे तो उसके साथ में उसका गुडविल भी आपके पास में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो वेंडर है, जो दूसरा बिजनेसमैन है, वो बिजनेस को सेल करते वक्त उसके साथ में जो गुडविल होता है उसके लिए भी पेमेंट लेता है। तो नॉर्मली जो नेट एसेट आप ले रहे होते हो ना, उससे ज़्यादा पेमेंट आपको देना होता है, और वो जो एक्सेस में पेमेंट करते हैं वो जाता है गुडविल के लिए। सो दैट गुडविल बी योर इंटेंजिबल एसेट, यू विल शो दैट in the balance sheet at in asset side, and it will be depreciated and amortized over its useful economic life. सपोज करिए आपने किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया है, अब रनिंग बिजनेस परचेज करने के साथ में उस दूसरी पार्टी ने आपको बोल दिया कि आप कुछ समय तक उसका जो नेम है उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो नेम यूज़ करने के बाद में जितने दिन तक आप उसके नेम को यूज़ करेंगे उसका फ़ायदा आपको मिलता रहेगा, उतने समय में आप इसको राइट ऑफ कर दीजिएगा। सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल। देखिए सेल्फ जनरेटेड किस तरह से होता है, ये आपके हार्ड वर्क से होता है। ओके, इट इज जनरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक आप बिजनेस करते रहे थे, हार्ड वर्क किया है और आपने ट्रस्ट, यू हैव ट्रस्ट, द कस्टमर्स हैव ट्रस्ट इन यू, इन दैट कंडीशन यू हैव generated your self goodwill. So in that condition a true cost cannot be placed on self generated goodwill. बहुत मुश्किल होता है इस तरह के गुडविल को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना, बिकॉज इट्स वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। तो वैल्यूअर क्या सोचता है, क्या उसका वे ऑफ थिंकिंग है अबाउट द गुडविल, तो ये डिपेंड करता है उसके बारे में। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 विच डील्स विद द इंटेंजिबल एसेट्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स में नहीं शो करना है, बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ हैज नॉट बीन पेड। कुछ भी आपने पेमेंट नहीं करके नहीं लिया है, वो तो आपने सेल्फ जनरेटेड है ना, इस वजह से। तो बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू कैलकुलेट इट्स एक्यूरेट वैल्यू, सो AS26 बोलता है कि आपको इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, एंड इफ इट इज अपीयर्ड इन योर बैलेंस शीट देन यू हैव टू राइट ऑफ इट इमीडिएटली। then is it's your need for valuation. What is the situation, what are the situation in which it is required to calculate the goodwill of the firm? So first is when there is a change in प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर देंगे तो देखिए वहाँ पर क्या होगा, कुछ पार्टनर गेन कर रहे होंगे, कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो इसका सिंपल जनरल एंट्री होता है
gaining partner will be debited and sacrificing partner will be credited. when a new partner is admitted, देखिए जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो वो अपने हिस्से का जो उसको हिस्सा मिलने वाला है गुडविल में, उसके लिए भी पैसे लेकर के आएगा। तो इस कंडीशन में भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायर होता है, तो उस कंडीशन में भी हमको उसका हिस्सा देना होगा। तो उसका हिस्सा तो तभी देंगे ना जब उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस कंडीशन में भी हमें वैल्यूएशन करना होगा। व्हेन द फर्म इज सोल्ड, अगर आपने अपनी फर्म को ही बेच देंगे, तो फर्म को बेचेंगे तो फर्म के साथ में तो उसका गुडविल भी जाएगा। इन दैट कंडीशन ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड टू वैल्यू योर गुडविल। व्हेन द फर्म इज अमालगमेटेड, अमालगमेशन बोलते हैं जब आप किसी दूसरी फर्म के साथ में जुड़ जाते हैं, मतलब आपने उसने आपको एक तरीके से टेक ओवर कर लिया है। तो टेक ओवर करने के बाद में क्या होगा, फिर अब आपका जब आप उसे उसका परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करेंगे तो उसके साथ में गुडविल भी आपको कैलकुलेट करना होगा। सो दीज आर द 5 कंडीशंस। फर्स्ट इज चेंज इन PSR, सेकंड इज एडमिशन, third is death or retire of a partner when firm is sold, and last one is amalgamation. So method of valuation of goodwill, there are 3 methods of valuation of goodwill. First is average profit method, second is super profit method, third is capitalization method. देखिए गुडविल का वैल्यूएशन करने का ये मत समझिए कि केवल यही 3 मेथड्स है। देयर आर मोर मेथड्स अदर देन दीज 3 मेथड्स, बट हमारे सिलेबस में 12th के सिलेबस में केवल ये 3 मेथड हैं। तो हम वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 3 मेथड्स। दीज आर द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, आपको यू विल बी गिवन द प्रॉफिट्स ऑफ सम ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स। आपको कुछ साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे, तो उस साल के प्रॉफिट के बेसिस पर पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। तो जब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको क्या करना होगा कि अगर सपोज करिए किसी साल में लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप माइनस कर देंगे, बट कैपिटल उस ईयर का प्रॉफिट को काउंट कर लें, उस ईयर को काउंट करेंगे और लॉस को माइनस कर देंगे। उसके बाद में जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। ओके, सो फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी केप्ट इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है हमेशा। दैट द एबनॉर्मल लॉ इनकम और गेन्स ऑफ अ ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर दैट ईयर। देखिए आपको एबनॉर्मल कोई भी प्रॉफिट हो गया है, तो देखिए एबनॉर्मल इनकम हमारा कब होगा, वो तो हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होता ना, दैट इज वाई इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। ये तो आपका ऐसा भी नहीं है कि हर साल होगा। सपोज करिए आपने प्रॉपर्टी डीलिंग, आपका मेन होता वर्क है रिटेलिंग का, बट यू हैव अर्न प्रॉफिट फ्रॉम सम डीलिंग इन प्रॉपर्टी, तो इस कंडीशन में जो डीलिंग इन प्रॉपर्टी से आपको बिजनेस प्रॉफिट हुआ है ये बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा। किस पर्पज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट इज योर एबनॉर्मल लॉस। इसी तरह से अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस होता क्या है, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, सम नेचुरल कॉजेज की वजह से लॉस हो सकता है, फॉर एग्जांपल फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा। थर्ड इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड, अगर आपको इन्वेस्टमेंट से इनकम हुआ है तो उसे भी माइनस कर देना। क्यों हम इसको माइनस कर देंगे, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द कोर बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। सेकेंड है आपका वेटेड एवरेज, इसी का सेकेंड पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट हमारे गिवन होता है ईयर्स का, डिफरेंट ईयर्स को हम कुछ वेट दे देते हैं, और सबसे पहला जो साल होता है उसको वेट देते हैं 1, और जो सबसे रिसेंट ईयर होता है उसको वेट मैक्सिमम देते हैं। तो 1 से अगर सपोज करिए 3 साल का है तो सबसे पहला वाला साल है उसे 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, इस तरह से देंगे। और सबसे लेटेस्ट जो होता है रिसेंट होता है उसको मैक्सिमम देते हैं। या आप सोचिए कि सबसे रिसेंट जो है, सबसे रिसेंट वाले को से आप काउंटडाउन शुरू कर दीजिए, वहाँ से देना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे लेट जो हमारा अर्लियर ईयर था वो था 17-18, तो 17-18 को हमने 1 दिया है।
फिर 18-19 को 2 दिया है, फिर 19-20 को 3 दिया है, तो इस तरह से 1 2 3 4 दिए हैं, तो ये हो गए इनके वेट। अब इस साल में जो प्रॉफिट होंगे उससे इन्हें मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकाल देंगे दोनों का। और एवरेज निकालने के लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रॉफिट वेट से प्रॉफिट का जो मल्टीप्लाई हुआ है उसका वेट टोटल निकाल करके और इन वेट का टोटल करके हम डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फॉर्मूला क्या है समझ लीजिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा। सेकंड इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट होता क्या है, सुपर प्रॉफिट आप समझ के चलिए कि अगर सब दो दुकान पास पास में हैं और दोनों दुकान में से एक दुकान ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, दूसरी कम करती है, तो जो दूसरी वाली करती है वो हम जितना भी एक्सेस में प्रॉफिट अर्न करेगी उसे हम सुपर प्रॉफिट बोल सकते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इन द कंपैरिजन टू द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म। जो अदर फर्म्स प्रॉफिट अर्न करती हैं उसके कंपैरिजन में जो ज़्यादा प्रॉफिट आपने अर्न किया है, दैट विल बी योर सुपर प्रॉफिट। इफ अ बिजनेस हैज़ नो सुपर प्रॉफिट इट विल हैव नो गुडविल। तो स्टेप्स क्या है इसका कैलकुलेशन के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट से निकालना है कितना होगा, तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, एंड ऑल दीज इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है ना दे रखा हो, तो जो आपका एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इस फॉर्मूले का हेल्प लेकर के आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। सेकंड स्टेप है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है जो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो यहाँ पे निकाल लिया हमने। और थर्ड स्टेप में कर देंगे गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विच विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। थर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन में हम दो तरीके हैं करने के, देर आर टू वेज ऑफ डूइंग of calculating goodwill. First is capitalization of average profit, second is capitalization of super profit. So capitalization of average profit है आपका फर्स्ट स्टेप है। इसमें सबसे पहले जितना प्रॉफिट आपको दे रखा हो उस प्रॉफिट को एवरेज या फिर एवरेज प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को आप इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। इसको कैपिटलाइज्ड कर दिया है आपने। इट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नेक्स्ट फिर होगा आपका, अब इस तरह से अगर गुडविल निकालोगे तो गुडविल होगा आपका जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये वाला जो आंसर आया आपका, इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपकी एक्चुअल में कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, तो ये इसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर गुडविल। सेकेंड वन इज योर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट हमने अभी देखा था क्या होता है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और सेकंड स्टेप फिर क्या होगा हमारा, गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, गुडविल विल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ये जो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकाले, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट विल बी गुडविल फॉर यू। तो ये थी आज की वीडियो बच्चों। आई होप यू हैव एंजॉयड दैट वीडियो। आपको कैसा लगा आप बताइएगा मुझे। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रखिएगा, और ऑनलाइन क्लासेस को आप सिंसियरली अटेंड करते रहिए। थैंक यू बच्चों। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। बाय एवरीबॉडी।